वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट जूलॉजी में पार्ट है आपका ये 17 नंबर, और आपका जो बुक चल रही है वह है आपकी सेल बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड है शुरू करेंगे। यूनिट सेकंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेकंड के अंदर हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, यानी कि सेल के अंदर भी बहुत सी इसकी क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर है पाई जाती है। और जो इसकी जो सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर होती है इन्हें सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है, यानी कि कोशिका के कोशिकांग कहा जाता है। ये आपके जो सेल ऑर्गेनेली है कोशिका के कोशिकांगों का इस यूनिट में हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपका जो सेल ऑर्गन है वो है आपका गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज या इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, अलग नाम लिखो, इसे हम डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं, या इसे हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसे हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, डिक्टियोसोम कह सकते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी भी से कह सकते हैं। देखो जो गोल्जी बॉडी है इसको पहले जो गोल्जी बॉडी है इसको पहले सबसे पहले किसने देखा था? गोल्जी बॉडी को सबसे पहले देखा था जॉर्ज ने। किसने देखा था? जॉर्ज ने, यानी कि सबसे पहले परीक्षित किसने किया था? इसे जॉर्ज ने परीक्षित किया था। लेकिन बाद में क्या था? बाद में आपका ये कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया था? कैमिलियो गोल्जी ने जो उल्लू जो होता है, उल्लू की जो नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिकाओं में नर्व सेल्स में इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो मॉर्फोलॉजी है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसकी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजिकल जो इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसका क्या की थी? स्टडी की थी, यानी कि अध्ययन किया था। यानी कि कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया था? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसकी आकार की संरचना का अध्ययन किया था, और इसीलिए इसके नाम के आधार पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, या जो कैमिलियो गोल्जी के नाम के आधार पर इस संरचना को क्या नाम कहा? गोल्जी बॉडीज नाम रखा गया। इसे क्या कहा गया? गोल्जी बॉडीज नाम रखा गया। लेकिन स्टूडेंट्स इसके बाद बेकर नामक वैज्ञानिक ने भी इसका नाम दिया था। बेकर नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था, इसे क्या कहा था? लिपोकॉन्ड्रिया। बेकर ने इसे क्या नाम दिया था? लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। लेकिन एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है पर्नर। वैज्ञानिक का नाम क्या है? पर्नर ने ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में देखा। किसमें देखा? प्लांट सेल में देखा। और प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी हैं, इन्होंने क्या देखा कि गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में एक जगह नहीं पाई जाती है। यानी गोल्जी बॉडी की यानी विभिन्न संरचनाओं से जो बनी हुई ये संरचना है, ये संरचना एक जगह न पाकर क्या होती है कि सेल्स के अंदर फैली रहती है, यानी कि छितरी रहती है, यानी कि विस्तृत रहती है। विस्तृत रहने के कारण इस संरचना को क्या नाम दिया? डिक्टियोसोम का, यानी कि प्लांट सेल्स में इन्हें देखा, और ये जो गोल्जी की संरचना थी ये छितरी हुई थी, इसलिए इसे डिक्टियोसोम में कहा।
तो पर्नर ने इसे डिक्टियोसोम में नाम दिया। ये तो सामान्य हिस्ट्री के बारे में बात थी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, किसने इसका अध्ययन किया, किसने इसे क्या नाम है दिया। अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात ये आती है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये कोशिकाओं में कितनी संख्या में हो सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ गोल्जी इन सेल। देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वैसे तो सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में इनकी जो संख्या होती है, प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ जो गोल्जी होते हैं, नंबर ऑफ गोल्जी कितने होते हैं भी? संख्या में एक होते हैं, ओनली वन। यानी कि सामान्य कोशिकाओं में इनकी संख्या क्या होती है? एक होती है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, जो गोल्जी होते हैं ना, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य जो होता है वो सिक्रेशन का होता है, स्त्रावण का होता है। अर्थात स्त्रावण का कार्य है तो इसका अर्थ है कि जो स्त्रावी कोशिकाएं हैं तो इनमें संख्या इसकी एक नहीं होगी, इनमें संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि जो स्त्रावण का कार्य, जैसे लीवर है, लीवर में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एक से क्या पाए जाते हैं? ज़्यादा पाए जाते हैं। वो 3, 4, 5 है, कितने भी हो सकते हैं, ये कोई डिसाइड नहीं है। इसी प्रकार से आपकी जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये तो बात थी नंबर ऑफ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। अब देखो स्टूडेंट्स कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यानी कि कोशिकाएं हमने एक तो पढ़ी है प्रोकैरियोटिक और एक पढ़ी है यूकैरियोटिक। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो सभी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते तो किस किस में पाए जाते हैं? यानी कि अक्यूरेंस की बात करते हैं, इसकी उपस्थिति की बात करते हैं। यानी कि उपस्थिति किस किस कोशिका में क्या होती है? पाई जाती है। देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? ये हमेशा ही क्या रहती है? एब्सेंट रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा ही क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। यदि उपस्थिति की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले जो गोल्जी होते हैं ना, ये 2 प्रतिरूप में पाए जाते हैं। कितनी फॉर्म पाई जाती है? जो गोल्जी बॉडी है तो यूकैरियोटिक सेल में तो पाए जाते हैं, लेकिन पाए कितने जाते हैं? कि 2 प्रतिरूपों में पाए जाते हैं, 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि 2 प्रकार के गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। देखो, पहला इसका जो प्रकार है वो है आपका लोकलाइज्ड फॉर्म। पहली क्या है? लोकलाइज्ड फॉर्म। दूसरी कौन सी है? डिफ्यूजन फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरे क्या है? डिफ्यूजन फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले लोकलाइज यानी कि स्थानीय प्रकार, क्या बोलते हैं इसे? स्थानीय प्रतिरूप। ये किसका क्या है? स्थानीय प्रतिरूप। और ये इसका क्या है? विसरित प्रतिरूप। ये इसका क्या है? विसरित प्रतिरूप। यानी कि ये आपकी जो बहुत सी कोशिकाएं हैं, जिस प्रकार से एनिमल्स की जो बहुत सी कोशिकाएं हैं, इनमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा ना, ये जो आपका न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस के आसपास इस प्रकार से एक जगह ही इसके क्या पाए जाएंगे?
सभी ऑर्गन्स के रूप में निर्मित होगा, यानी कि एक स्थान इसका फिक्सित है। तो इस प्रकार का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड फॉर्म या स्थानीय प्रतिरूप कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो आपकी नर्व सेल है, क्या है, नर्व सेल, और जो अभी पर्नर ने बताया था आपकी प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो बना होता है सिस्टर्नी और वेसिकल्स और वैक्यूल, यानी कि ये तीनों जो संरचनाएं होती है ना वो एक जगह न पाकर ये जो कोशिका होगी आपकी प्लांट कोशिका होगी, ये क्या होगी, इसमें क्या रहेगी, अलग अलग रूप से फैली हुई रहेगी। जब ये अलग अलग रूप से फैली हुई रहती है, पूरी विस्तारित रहती है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को डिफ्यूजन फॉर्म या विस्तृत प्रतिरूप, या इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो ये तो बात थी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ऑक्यूरेंस की, उपस्थिति की बात थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं ये दिखते कैसे हैं। तो शेप की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, शेप की बात कर लेते हैं, इसके आकार की बात कर लेते हैं। देखो वैसे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो एक प्रकार का आकार में नहीं पाया जाता है, ये बात इसका आकार जो निर्भर करता है ये कोशिकाओं के ऊपर है, निर्भर करता है, यानी कि जिस प्रकार की कोशिका होगी उसी प्रकार की इसकी क्या होती आकार हो सकता है, ठीक है। ये तो बात थी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति के बारे में, कितनी संख्या के बारे में पाए जाते हैं। अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो इसकी संरचना भी होगी, तो इसकी संरचना है वो कैसी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है किस प्रकार की होती है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आपका टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले भी बता दिया है आपको कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 3 संरचनाओं का बना होता है। 3 संरचना इसमें क्या क्या होती है, सबसे फर्स्ट बात करते हैं तो वो आपकी होती है सिस्टर्नी, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी वेसिकल्स, और तीसरी संरचना क्या होती है इसमें, वैक्यूल्स होती है, यानी कि रिक्तिकाएं होती है। सबसे पहले सिस्टर्नी है, दूसरी बात सिस्टर्नी, दूसरे वेसिकल्स। वेसिकल्स का अर्थ क्या होता है, इसे बोलते हैं आस्य, क्या कहते हैं, आस्य। आस्य कुछ नहीं, गोल गोल सी संरचना होती है, और ये क्या है, रिक्तिका, ये रिक्तिका कहते हैं। ये वेसिकल्स, वैक्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी की बनी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टर्नी की बात कर लेते हैं। सिस्टर्नी है क्या, सिस्टर्नी को वैसे तो हम बोलते हैं कुंडिका भी कहते हैं, कुंडिका, क्या कहते हैं, कुंडिका। अब देखिए सिस्टर्नी है कैसे, पहले अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर किस प्रकार की दिखाई देती है। यदि हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है वो आपकी इस प्रकार से दिखाई देगी। इसकी स्ट्रक्चर देखो,
ये आपकी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये इस प्रकार से कुंडिकाओं के समान में, इन्हें क्या बोलते हैं? ये आपकी जो सूत्र है ये है आपकी सिस्टर्नी। क्या होती है? सिस्टर्नी। ये तो हमने सेक्शन देखा है। यदि सिस्टर्नी की वैसे स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे दिखाई देती है? सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर क्या होगी? इस प्रकार से दिखाई देती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कुंडिकाओं के समान। ठीक है, तो ये सिस्टर्नी है। अब देखो सिस्टर्नी की जो है, देखो सिस्टर्नी की आपको दो फेस दिखाई देती है। कितनी फेस दिखाई देती है? 2 फेस है और सिस्टर्नी। एक फेस तो देखो इस प्रकार से है, नहीं है, इस प्रकार यानी कि उभरी हुई। उभरी हुई को क्या बोलते हैं? इसका ये उत्तल भाग है। ऊपर वाली सतह देखोगे तो इस प्रकार से क्या होगी? धसी हुई, यानी कि ये कौन सा भाग है? इसका अवतल भाग है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये इसका क्या है? उत्तल भाग। और ऊपर से देखते हैं तो ये क्या है? इसका अवतल भाग, धंसा हुआ भाग। तो इस आधार पर जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी की 2 फेस होती है, 2 फेस पाई जाती है। दोनों फेस क्या है? देखो ये जो आपका जो उत्तल भाग यानी उभरा हुआ भाग होगा, ये वाला भाग सिस्टर्नी का, यानी कि एक सिस्टर्नी है, इसके ऊपर ये दूसरी सिस्टर्नी होगी, इसी प्रकार से ये तीसरी सिस्टर्नी होगी, इस प्रकार से ये चौथी सिस्टर्नी होगी। यानी कि जो एक गोल्जी बॉडी के अंदर जो सिस्टर्नी होती है वो 3 से 7 की संख्या में होती है। अब देखो मैंने कहा है कि सिस्टर्नी का एक भाग तो क्या है? इस प्रकार से उत्तल के समान उभरा हुआ, और दूसरा ऊपर का भाग क्या है? धंसा हुआ। ये जो भाग है, ये जो भाग है इसे बोलते हैं फॉर्मिंग ए फेस। और ये क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। यानी कि इसका जो उत्तल के समान उभरा हुआ भाग ये फॉर्मिंग फेस होगा, जबकि नीचे का भाग क्या होगा? इसका मैच्योरिंग फेस कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के मध्य में क्या होता है? सिस्टर्नी के मध्य, प्रत्येक सिस्टर्नी के मध्य में इस प्रकार का क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। देखो ये जो गैप है ये आपका होता है लगभग 150 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। अब यानी कि 2 सिस्टर्नियों के मध्य है तो 2 का अर्थ क्या होता है? 2 सिस्टर्नियों के बीच में है तो क्या हो गया? इंटर हो गया या नहीं हो गया? इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, या इंटर सिस्टर्नी स्पेस भी बोल सकते हैं। इंटर सिस्टर्नल स्पेस या इंटर सिस्टर्नी स्पेस है कहा जाता है। ये इंटर सिस्टर्नी स्पेस है आपका। अब ये इंटर सिस्टर्नी स्पेस है तो इंटर सिस्टर्नी स्पेस क्या काम करता है? अब देखिए ये जो स्पेस है ये खाली नहीं होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें विशिष्ट प्रकार का कोई लिगामेंट या चिपकाने वाला पदार्थ है पाया जाता है। विशिष्ट प्रकार का लिगामेंट या चिपकाने वाला पदार्थ है पाया जाता है। और ये पदार्थ क्या करता है? जिस प्रकार एक ईंट के ऊपर, यानी एक वृक्ष या एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते हो तो बीच में क्या लगाते हो आप? सीमेंट लगाते हो नहीं लगाते हो? तो इसका अर्थ ये कोई सीमेंट पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ये एक प्रकार का सीमेंट पदार्थ है। और ये पदार्थ क्या करेगा? एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी को चिपकाने का कार्य करेगा। यानी कि इस पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? यानी कि ये दोनों सिस्टर्नियों के बीच में है तो इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट, इसी क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट कहा जाता है। तो ये आपका इंटर सिस्टर्नल क्या होगा? एलिमेंट होगा। अब इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट के अलावा यदि हम सिस्टर्नी की जो देखते हैं, सिस्टर्नी की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, यदि हम इसको ऐसे काट के देखते हैं, यहाँ से इसकी एक काट के देखते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा? कि आपको नज़र आएगा यानी कि इस प्रकार की ये सिस्टर्नी है, यानी कि इस प्रकार की ये काटेंगे या सेक्शन काटेंगे तो इस प्रकार की सिस्टर्नी है। तो ये जो सिस्टर्नी है इस प्रकार से सिस्टर्नी है, तो इसकी जो पैरामीटर है यानी कि जो परिधि है, परिधि के चारों ओर इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ये जो रंध्र जो होते हैं, ये रंध्र क्या काम करते हैं? एक सिस्टर्नी के जो आंतरिक वातावरण है
या एक सिस्टर्नी के अंदर जो विशिष्ट प्रकार का पदार्थ भरा है, इस पदार्थ का संपर्क किससे रखते हैं? दूसरी सिस्टर्नी से रखते हैं। ये जो आपके जो किनारों पर रंध्र पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? फिनेस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनेस्ट्रा कहते हैं या फिनेस्ट्री कहते हैं, एक ही बात है। तो अब देखो सिस्टर्नी की बात करते हैं केवल, तो सिस्टर्नी की बात करते हैं तो सिस्टर्नी किससे बनी है? सिस्टर्नी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है? सिस्टर्नी के अंदर देखो, सिस्टर्नी के अंदर देखो, सिस्टर्नी के अंदर देखो, एक तो क्या पाई जाती है आपकी, ये जो सरफेस है इसे क्या बोलते हैं? नीचे वाली जो उत्तल सरफेस इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग सरफेस या फॉर्मिंग फेस भी कह दो, एक ही बात है। एक तो ये हो गया। दूसरी ऊपर वाली फेस है, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप मैच्योरिंग फेस, यानी कि परिपक्व क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा सिस्टर्नी के बीच में, यानी कि दो सिस्टर्नियों के जोड़ने वाला जो होता है वो क्या होता है आपका? इंटरसिस्टर्नल क्या पाया जाता है? एलिमेंट पाया जाता है। तो इनके बीच में ये भरा हुआ क्या है? इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट है। और इसके अलावा सिस्टर्नी का सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें इसमें छोटे छोटे रंध्र दिखाई देते हैं और इन रंध्रों को क्या बोलते हैं? फिनेस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फिनेस्ट्री या फिनेस्ट्रा कहा जाता है। तो ये आपकी सिस्टर्नी थी, लेकिन सिस्टर्नी के अंदर जो आपका मैच्योरिंग फेस और जो आपका फॉर्मिंग फेस है, इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मैच्योरिंग फेस और फॉर्मिंग फेस को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो आपका है, जो एक को तो बोलते हैं हम सिस फेस, क्या बोलते हैं? सिस फेस, और एक को क्या बोलते हैं हम? ट्रांस फेस। यानी कि एक इसका सिस फेस होता है और एक है ट्रांस फेस होता है। तो ये थी आपकी सिस्टर्नी। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट संरचना जो गोल्जी बॉडी में पाई जाती है। नेक्स्ट संरचना के रूप में हमने क्या बताया था कि नेक्स्ट संरचना है जो आपकी है वेसिकल्स। क्या है? वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स होते हैं। अब ये वेसिकल्स कैसे बनते हैं? देखो ये वेसिकल्स मैंने बताया है कि सिस्टर्नी इस प्रकार की संरचना होती है, कुंडिकाओं के रूप में स्ट्रक्चर होती है, नहीं होती है, और एक के ऊपर एक इस प्रकार से ये कुंडिकाएं लगी रहती है। ठीक है, अब इन कुंडिकाओं के स्ट्रक्चर्स के ऊपर से क्या होगा? ये ऊपर की ओर इनके वर्दी के द्वारा इस प्रकार की क्या बन जाएगी? स्ट्रक्चर बन जाएगी, गोलाकार सी स्ट्रक्चर बन जाती है। यानी कि इनके ऊपर उठने से गोलाकार सी जो स्ट्रक्चर बन जाती है और जो बाद में अलग हो जाती है, बाद में अलग होकर इस प्रकार की स्ट्रक्चर ले लेती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर ले लेती है। यानी कि इस प्रकार क्या बना लेती है? ये आज से बना लेती है। क्या बना लेती है? आज से बना लेती है। यानी कि आज से बना लेती है। तो सिस्टर्नी के द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ होता है, सिस्टर्नी के द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ होता है वो इनके अंदर बढ़ता रहता है और बढ़ने के बाद यहाँ से ये अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सिस्टर्नी का जो स्त्रावी पदार्थ जिन संरचनाओं में भरा रहता है, इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेसिकल्स। तो इनकी रचना कैसी होती है? इनकी रचना, वेसिकल्स की रचना कैसे होती है? वेसिकल्स की रचना सिस्टर्नी के द्वारा होती है। और सिस्टर्नी के द्वारा कैसे होती है? आप देखो, आपने कभी हाइड्रा पढ़ा है? हाइड्रा के अंदर देखा कि हाइड्रा के अंदर जन्म क्या होता है कि इस प्रकार से एक बडिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? इस प्रकार से एक बडिंग बन जाती है, यानी कि मुकुलन बन जाता है। उसी प्रकार से सिस्टर्नी से देखो बडिंग बन रही है, नहीं बन रही है? मुकुलन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सिस्टर्नी का मुकुलन हो रहा है और ये बाद में जिस प्रकार से ये हाइड्रा से अलग होकर अलग संरचना बना लेता है, अलग हाइड्रा बना लेता है, उसी प्रकार ये सिस्टर्नी से मुकुलन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अस्य। तो कहने का अर्थ है कि जो वेसिकल्स बने होते हैं, वेसिकल सिस्टर्नी के मुकुलन के द्वारा या बडिंग के द्वारा बनते हैं। जो वेसिकल्स है वो बडिंग के द्वारा बनते हैं। और ये वेडिकल भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो ये हैं और एक है ये प्रकार के हैं। देखो वेसिकल्स दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका वेसिकल होगा वो स्मूथ वेसिकल्स होगा। कैसा होगा? स्मूथ वेसिकल होगा। और जो सेकंड जो आपका होता है, ये होता है कोटेड
वेसिकल। सेकंड कौन सा है? कोटेड वेसिकल। अब जो स्मूथ वेसिकल्स है तो ये स्मूथ वेसिकल्स है। स्मूथ वेसिकल्स के अंदर क्या रहेगा? जो सिस्टर्नी का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इसके अंदर है भरा रहेगा। तो स्मूथ वेसिकल्स किसका कार्य करते हैं? सिक्रेशंस का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? सिक्रेशन का कार्य करते हैं। अर्थात इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम सेक्रेटरी वेसिकल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इन्हें? सेक्रेटरी वेसिकल, स्त्रावित आशय भी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के वेसिकल्स ये होते हैं जो सिस्टर्नी की क्या पाए जाते हैं? दोनों साइड में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कोटेड वेसिकल्स कहते हैं। कोटेड वेसिकल्स में कोई प्रकार का पदार्थ नहीं होता है, लेकिन ये किस प्रकार का कार्य करते हैं आज तक इसके बारे में कोई पता नहीं है, इनकी पूर्ण जानकारी नहीं है। अर्थात जो वेसिकल्स होते हैं वो सिस्टर्नी से वडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा बनते हैं। वेसिकल्स दो प्रकार के होते हैं। स्मूथ वेसिकल्स होता है, कोटेड वेसिकल्स होता है। स्मूथ वेसिकल्स के अंदर सिस्टर्नी के द्वारा स्त्रावित पदार्थ भरे रहते हैं और सिस्टर्नी के द्वारा स्त्रावित पदार्थ भरे रहने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी वेसिकल्स कहा जाता है। और दूसरे प्रकार का जो वेसिकल्स होता है वो कोटेड वेसिकल्स होता है। और कोटेड वेसिकल्स जो होता है वो जो सिस्टर्नी होते हैं, स्त्रावित कोटेड वेसिकल्स होता है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्त्रावी वेसिकल्स है, स्मूथ वेसिकल्स है, इसके अंदर क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है भरा है। जब ये स्त्रावित पदार्थ सिस्टर्नियों के द्वारा स्त्रावित पदार्थ क्या हो जाता है? अत्यधिक संघनित हो जाता है। जब इसका संघनन हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलेंगे जाइमोजन। क्या बोलेंगे? जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, यानी कि जाइमोजन की कणिकाएं कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सेकंड स्ट्रक्चर थी, वो था आपका वेसिकल्स। और इसकी अब तीसरी संरचना होती है, वह आपकी आती है, वह है आपकी तीसरी स्ट्रक्चर जो है आपकी, वो है आपकी वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिका। अब रिक्तिका देखिए क्या है? तीसरी स्ट्रक्चर के रूप में क्या है आपकी? रिक्तिका। पहली आपने पढ़ ली सिस्टर्नी, सेकंड पढ़ ली आपने इसमें वेसिकल, और तीसरी संरचना क्या है इसकी? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिससे बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिका। रिक्तिका कुछ नहीं होती है। रिक्तिका इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो आपकी जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी क्या हो जाती है? जब प्रसारित हो जाती है, प्रसारित हो जाती है तो क्या हो जाती है? पारदर्शी हो जाती है। कैसी हो जाती है? पारदर्शी हो जाती है। और पारदर्शी होकर टूट कर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। टूट कर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से ये टूट कर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो ये टूटकर अलग होने वाली ये जो रिक्तिका के समान संरचना होती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आपकी स्ट्रक्चर थी, जिसके अंदर सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर किस किस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या क्या कार्य होता है, इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, इसके कार्य के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है, इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन होता है।